चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगी। नेक्स्ट हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, दैट इज ब्रश रिमूवल इन द डीसी मशीन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जनरली जो वेव वाइंडिंग होती है, वेव वाइंडिंग में आपका जो है जो नंबर ऑफ ब्रशेज होते हैं, किसी भी आपका डीसी मशीन में जो नंबर ऑफ ब्रशेज होंगे वो आपके पैरेलल पाथ के बराबर होंगे। तो वेव वाइंडिंग में दो ही पैरेलल पाथ होते हैं इन रिस्पेक्टिव ऑफ एनी नंबर ऑफ पोल। वेव वाइंडिंग में हमेशा दो ही पैरेलल पाथ होंगे, तो दो ही ब्रशेज क्या की जाती हैं, यूज की जाती हैं। ठीक है, अगर दो ब्रश यूज की जाती हैं और किसी भी एक ब्रश को, ब्रश से हम जो है आपका जो है करंट को कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद लोड से उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, पावर को ट्रांसफर कर, डीसी मशीन से लोड में पावर को ट्रांसफर करने के लिए, फिर करंट को कैलकुलेट करने के लिए प्रोसेस यूज की जाती है। और जब कलेक्ट होता है उसके बाद हम जो है उस पावर को या फिर करंट को लोड में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, बिना ब्रुसेज के हम लोग जो है अपनी मशीन में करंट फ्लो नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो जनरली दो ही ब्रुसेज होती हैं वेव वाइंडिंग में, और किसी भी एक ब्रश को अगर मैं हटा दूंगा, किसी भी एक ब्रश को मैं हटा दूंगा, तो आप देखेंगे वाइंडिंग में जो करंट होगा वो जीरो हो जाएगा। और अगर वाइंडिंग में करंट जीरो हो जाएगा तो लोड में भी कोई भी पावर ट्रांसफर नहीं होगी। तो कभी भी डीसी मशीन में वेव वाइंडिंग के केस में रिमूवल ऑफ ब्रश नहीं पूछेगा। रिमूवल ऑफ ब्रश पूछेगा जब आपके पास लैप वाइंडिंग होगी, क्योंकि लैप वाइंडिंग में जो आपके नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो नंबर ऑफ पोल पे डिपेंड करते हैं। जैसे चार पोल के लिए ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है, तो चार पोल की अगर मैं एक डीसी मशीन लूं और उसमें लैप वाइंडिंग डिजाइन करूंगा, तो चार पोल की मशीन है, लैप वाइंडिंग है, तो फोर ब्रशेज यूज करेंगे। फोर में से अगर आप किसी भी एक ब्रश को हटा देंगे उसके बाद भी आपका जो लोड है वो सोर्स से कनेक्ट रहेगा, तो पावर ट्रांसफर होती रहेगी। ठीक है, समझाने की कोशिश करता हूं, तो यहां मैं लिख देता हूं। यहां पर हम लिख रहे थे सो दैट वेव वाइंडिंग में कभी भी ब्रश को रिमूवल नहीं करेगा, क्योंकि अगर ब्रश को हम रिमूव करेंगे तो पावर ट्रांसफर टू द लोड ऑलवेज जीरो। ठीक है, लिख दे रहा हूं इन द, इसी में लिखना स्टार्ट करेंगे। इन ए वेव वाइंडिंग, in a wave winding, in a wave winding when we remove, when we remove any bus, any brush, so that so that so that what is the current flowing through the load, so that load current comma लोड वोल्टेज, लोड करंट, लोड में कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा, करंट नहीं फ्लो करेगा लोड में तो कोई वोल्टेज भी नहीं होगा, लोड करंट इज जीरो, कॉमा लोड वोल्टेज is also zero and load power is also zero, load power is also zero। इसलिए इसलिए कभी भी वेव वाइंडिंग में, वेव वाइंडिंग में रिमूवल ऑफ ब्रश, रिमूवल ऑफ ब्रश का क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर बनेगा तो आंसर आपको हमेशा जीरो लिखना है। ब्रश का क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ ब्रश का क्वेश्चन बनेगा लैप वाइंडिंग में। मैं आपको लैप वाइंडिंग में एक केस लेके दिखा देता हूं। ठीक है, इसके नीचे लिख देता हूं, हमेशा हमेशा एग्जामिनेशन में मिनेशन में रिमूवल ऑफ ब्रश का क्वेश्चन ऑफ ब्रश का क्वेश्चन लैप वाइंडिंग
में बनता है, लैप वाइंडिंग में बनता है। ठीक है, हमेशा लैप वाइंडिंग में ही क्वेश्चन बनेगा जब भी रिमूवल ऑफ ब्रश का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्यों बनेगा उसको समझाता हूं। अब लैप वाइंडिंग में हम लोग बात कर देते हैं। समझाने के लिए सेम एग्जांपल ले रहा हूं, 4 पोल की मशीन ले रहा हूं और 8 कंडक्टर है। चलिए जरा हम बात करते हैं लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग, ठीक है, समझिए। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, फिर मैं आपको करवाता हूं कितनी ब्रुशेज हटा सकता है और कब कब कितनी पावर होगी। ठीक है, लैप वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग में आपको मालूम है कि जो है किसी भी डीसी मशीन में जो नंबर ऑफ ब्रुश होती है वो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के बराबर होती हैं, और जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं अगर आपने लैप वाइंडिंग की है तो नंबर ऑफ पोल के बराबर होगा। ठीक है, तो लिख रहा हूं, इन द लैप वाइंडिंग, इन द लैप वाइंडिंग, अगर मैं लैप वाइंडिंग करूंगा, द नंबर ऑफ ब्रुशेज always equal to number of parallel path, that is A। और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ लैप वाइंडिंग में कितने होते हैं, दैट इज पोल के बराबर। जितने पोल की मशीन होगी उतने पैरेलल पाथ, उतने ही ब्रुशेज क्या करने पड़ेंगे, यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई कैन बी कंसीडर that is 4 pole and 8 conductor। ठीक है, कितने कंडक्टर हैं, 8 कंडक्टर हैं। तो अगर 4 पोल की मशीन है तो बेटा लैप वाइंडिंग अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा होंगे, लैप वाइंडिंग है। ठीक है, लैप वाइंडिंग कर रहे हैं तो लिख रहा हूं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज नथिंग बट इक्वल टू पोल, दैट इज इक्वल टू 4। और बेटा जितने पैरेलल पाथ होंगे उतने ही किसके बराबर होंगे, दैट इज द नंबर ऑफ ब्रुशेज। तो नंबर ऑफ ब्रुशेज, यहां पर आपको कितनी ब्रुशेज यूज करनी पड़ेंगी, 4 ब्रुशेज। 4 पोल की मशीन है, लैप वाइंडिंग करें, 4 ब्रुशेज क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, और मैं फिगर आपको बनाता हूं कैसे ब्रुश होंगी। 4 में से 2 ब्रुश आपकी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होंगी, 2 ब्रुश आपकी नेगेटिव टर्मिनल से। आपको मैंने बताया था 4 पोल की मशीन है, 2 को आपस में शॉर्ट कर देते थे और बची हुई 2 को शॉर्ट कर देते थे। B2 और B4 को शॉर्ट करते थे और B1 और B3 को शॉर्ट करते थे। B1 B3 पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती थी और B1 और B4 आपके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती थी। ठीक है, नाउ अगर 6 ब्रुश होंगी तो 3 को आपस में शॉर्ट कर देंगे और बची हुई 3 को आपस में शॉर्ट कर, 3 पॉजिटिव ब्रुश होंगे और 3 नेगेटिव ब्रुश होंगी। ठीक है, चलो इसका मैं एक फिगर आपको बनाता हूं। ठीक है, अच्छा ये बताइए 4 पोल की मशीन है, 8 कंडक्टर है, तो 4 पैरेलल पाथ है, एक पैरेलल पाथ में कितना कंडक्टर होगा, 2 कंडक्टर होगा। 2 कंडक्टर मतलब एक कॉइल मान सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, हेलो। अगर आपके पास 2 कंडक्टर मिला के एक कॉइल होती है तो 4 पैरेलल पाथ में 8 कंडक्टर फिट करने, तो एक पैरेलल पाथ में 2 कंडक्टर, 2 कंडक्टर मतलब एक कॉइल आपके पास होने वाली है। ठीक है, तो मैं कॉइल दिखा देता हूं। ठीक है, कंडक्टर है, 2 कंडक्टर हर एक पैरेलल पाथ में होंगे, तो 4 पैरेलल पाथ में टोटल 8 कंडक्टर होने वाले। ठीक है, तो कुछ ऐसा आपके पास फिगर आने वाला है, ध्यान से देखिएगा। नाउ दिस इज नथिंग बट द, you can be take it here, 4 parallel path। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द 4 पैरेलल पाथ। 4 ब्रुश रख देता हूं। दिस इज द ब्रुश नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। 4 पोल की मशीन है, 4 पैरेलल पाथ होंगे। ठीक है, दिस इज B1, दिस इज B3, दिस इज B2 एंड दिस इज B4। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और हर एक पैरेलल पाथ में 2 कंडक्टर है, मतलब एक कॉइल है। तो नाउ आई कैन बी पुट द कॉइल।
ठीक है, नाउ आई कैन बी पुट द कॉइल, यहां पर मैं कॉइल को पुट कर देता हूं। नाउ दिस इज आई कैन बी पुट द कॉइल, ठीक है। पहले मैं बता रहा हूं कि आपको ठीक है, अब आप क्या करेंगे, दो ब्रुसेज को आपस में शॉर्ट कर देंगे और बची हुई दो ब्रुश को शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। B1 और B3 को शॉर्ट करके एक टर्मिनल बनाते थे जो कि पॉजिटिव टर्मिनल होता था, तो B1 और B3 आपकी पॉजिटिव टर्मिनल की ब्रुसेज होंगी। ध्यान से देखिए, इन दोनों को मैं आपस में शॉर्ट कर देता था, ठीक है, और इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर देते थे। ठीक है, इन दोनों को आपस में शॉर्ट करके यहां पर लोड कनेक्ट कर देते थे। नाउ दिस इज द लोड, दिस इज योर लोड, ठीक है। और लोड में हमेशा ये वाला एक टर्मिनल लोड का पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो हम लोग हमेशा B1 और B3 को पॉजिटिव टर्मिनल मानते थे, ठीक है, और इनको पॉजिटिव मानेंगे तो यहाँ प्लस आ जाता था। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, चार ब्रुसेज होंगी तो दो आपस में शॉर्ट होंगे, दो आपस में, दो पॉजिटिव टर्मिनल होंगे, दो नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ दिस इज नथिंग बट द, इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं B1 एंड B3, एंड B2 और B4 को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते थे, मतलब ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ठीक है। करंट कैसे फ्लो करता था, करंट भी मैं आपको दिखा चुका हूं, ठीक है। चलो, चूंकि हर एक कॉइल में नंबर ऑफ कंडक्टर बराबर है तो ईएमएफ भी बराबर जनरेट होगा, नंबर ऑफ टर्न भी आपके कंडक्टर बराबर है, रेजिस्टेंस भी सेम हो तो करंट भी सेम होगा, ठीक है। तो हर एक पैरेलल पाथ में जो करंट होता था वो क्या होता था, सेम होता था, ऐसे करंट फ्लो करता था। नाउ दिस इज पहले पैरेलल पाथ में जो करंट होता था उसको हम आईसी, या फिर कॉइल से करंट दिखा रहा हूं, दिस इज आईसी एंड दिस इज आईसी, और इन दो पैरेलल पाथ में जो करंट फ्लो करता था, नाउ दिस इज द आईसी। बराबर बराबर करंट फ्लो करेगा ना हर एक पैरेलल पाथ में, बराबर बराबर करंट, नंबर ऑफ कंडक्टर बराबर है तो ईएमएफ भी बराबर जनरेट होगा। और यहां पर जो ईएमएफ जनरेट होता था, दिस इज द पोलैरिटी, दिस इज द पोलैरिटी, क्योंकि इस तरह से करंट फ्लो करना, पॉजिटिव से करंट निकलता है, बराबर बराबर ईएमएफ जनरेट होता था। मान लेते हैं कितना जनरेट हो रहा है, ई, कॉइल में जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ई, जनरेटेड ईएमएफ। तो बेटा लोड से कितना करंट पास होगा, हेलो, इस तरह से करंट पास कर, ध्यान से देखिए, यहां से आईसी आएगा, यहां से आईसी आएगा, यहां से कितना करंट आ जाएगा, 2IC। दिस करंट इज नथिंग बट द 2IC, ठीक है, यहां से 2IC आ जाएगा। नाउ दिस इज नथिंग बट द 2IC। यहां भी ध्यान से देखिए, ये दोनों मिलकर कितना करंट बना देंगे, 2IC, 2IC, नाउ दिस इज 2IC। तो लोड से बेटा कितना करंट पास करेगा, लोड से जो करंट पास करता था जिसको हम IL बोलते थे, ठीक है, या फिर आउटपुट करंट भी बोल सकते हैं, ये हो जाएगा 4IC। दिस इज योर 4IC, और ये देखो 4IC करंट ऐसे फ्लो करेगा, हेलो, 4IC, दिस इज नथिंग बट द I नॉट इज इक्वल टू 4IC। ये 4IC करंट आएगा और इन दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, बराबर बराबर, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बराबर, तो यहां पर आ जाएगा 2IC, और यहां भी कितना करंट आ जाएगा, 2IC। यहां से ये 2IC करंट आएगा और बेटा ये इन दोनों पैरेलल पाथ में IC IC और डिवाइड हो जाएगा, यहां से ये 2IC आएगा, यहां से 2IC
आ रहा है। नाउ दिस इज 2IC, और ये बेटा जो 2IC है यहाँ आपका ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से IC इस तरह से करंट सर्कुलेट होगा। अच्छा, अगर वाइंडिंग में EMF E जनरेट हो रहा है तो आइडियल कंडीशन में अगर मैं मान के चलूं, ठीक है, अगर ये आपका हर एक पैरेलल पाथ में E वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है तो लोड के क्रॉस भी कितना वोल्टेज आएगा? आइडियल रेजिस्टेंस निगलेक्ट करके चल रहा है। अगर आपका हर एक पैरेलल पाथ में E है तो पैरेलल पाथ है ना, तो कितना वोल्टेज आएगा? E ही आएगा लोड के टर्मिनल के क्रॉस। मेरी बात नहीं समझ में आ रही? हेलो, दिस इज प्लस, यहां देखो ये प्लस एंड दिस इज माइनस, कितना वोल्टेज है? E, ठीक है। यहां से देखो ये गया, ये टर्मिनल ऐसे शॉर्ट हुआ, ये शॉर्ट हुआ, ये दोनों टर्मिनल सेम है, शॉर्ट सर्किटेड है, पोटेंशियल सेम होगा, जितना ये प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। और बेटा ये जितना निगेटिव है, ये शॉर्ट है ना, ये देखो ऐसे शॉर्ट है, तो दिस इज E, तो दिस इज आल्सो E। ये मैं आपको बता चुका हूं, है ना। पैरेलल पाथ, अगर आप इसको बनाएंगे तो 4 पैरेलल पाथ बनेंगे, 1 2 3 4, और यहाँ लोड लगा होगा, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। हर एक वाइंडिंग में E है तो लोड के क्रॉस भी कितना वोल्टेज आएगा? E ही आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट इज लोड के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो कितना ही आएगा? E, ठीक है। अब अगर कोई भी एक ब्रुश हटा देंगे तो भी देखो कनेक्ट रहेगा, ठीक है। ये आपका आइडियल कंडीशन है जब सारी ब्रुशेज आपके अच्छे से काम कर रही है। अब लैप वाइंडिंग में जब ब्रुश हटाएंगे, मान लीजिए एक ब्रुश मैं हटा देता हूं, एक ब्रुश आपकी डैमेज हो गई, रिमूव कर दिए, इसको उठा के हटा दिया, जैसे आप इस ब्रुश को हटा देंगे तो ब्रुश अगर यहां नहीं लगी तो क्या ये करंट फ्लो कर पाएगा? क्या यहां पर करंट, ये पाथ ही ओपन हो गया, पाथ ओपन हो गया तो इस पाथ में जो करंट है वो क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। मैं एक ब्रुश को हटा रहा हूं, रिमूवल ऑफ ब्रुश, देखिएगा ध्यान से। नाउ इन लैप वाइंडिंग आई कैन बी रिमूव वन ब्रुश। इसके बाद मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, मैं आपको अभी समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट, समझिएगा। लैप वाइंडिंग में क्वेश्चन बन सकता है, नाउ इन ए लैप वाइंडिंग I can be remove one brush is removed, एक ब्रश को हम हटा देते हैं, रिमूव। फॉर एग्जाम्पल के लिए कौन सी ब्रश हटा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल B2 ब्रश इज रिमूव, B2 ब्रश इज रिमूव, B2 को हटा देते हैं। अब ये सारी ब्रश काम कर रही थी तो सारी ब्रश आपके करंट वरेंट को आपका जो है क्या कर रही थी बेटा? कलेक्ट कर रही थी। अब एक ब्रश को मैंने हटा दिया, ध्यान से देखिएगा। नाउ आई कैन बी रिमूव द वन ब्रश, सेम फिगर मैं ले रहा हूं, क्या फिगर बना लिया है? चलो देखिए, B2 ब्रश हटाने जा रहा हूं। नाउ आई कैन बी रिमूव द ब्रश B2। हेलो, B2 ब्रश को हटा दिया तो ये पाथ जो है ये ओपन हो जाएगा, ये पाथ ओपन हो गया। जैसे ये पाथ ओपन हो गया तो क्या अब इन पाथ में करंट फ्लो कर पाएगा? हेलो, यहां से करंट आ रहा था और ये करंट इन दोनों पाथ में जा रहा था। हेलो, B2 वाले से ये 2IC करंट आ रहा था, यही करंट यहां जा रहा था, अब ये करंट आ ही नहीं पाएगा तो ये करंट फ्लो कर पाएंगे क्या? ये दोनों करंट हट जाएंगे। ध्यान से देखिए, नाउ जैसे ही आपको मैं दिखा देता हूं, अभी देखो ये ब्रश लगी थी तो यहां से करंट आ रहा था, ये वाला करंट आ रहा था और ये करंट दोनों ऐसे जा रहा था। अगर ये ब्रश आ जाएगी तो यहां से करंट आ नहीं पाएगा, तो इन दोनों वाइंडिंग में करंट फ्लो कर नहीं पाएगा, ठीक है। इन दोनों वाइंडिंग में करंट फ्लो कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो नाउ आई कैन बी रिमूव द वन ब्रश। देखो ध्यान से देखिए, इस ब्रश को मैंने हटा दिया, एक पाथ ओपन हो गया। जब पाथ ओपन हो गया तो नाउ दिस करंट इज आल्सो जीरो। ये जो करंट है ना, ये जो करंट है ये जीरो हो गया और ये करंट जीरो हो गया। लेकिन क्या अभी भी लोड से करंट फ्लो कर पाएगा? ध्यान से देखिए, ये दोनों पाथ तो जीरो हो गए, लेकिन अभी भी देखो, ध्यान से देखो, ये वाला करंट जीरो हो गया। हेलो, यहां से कोई करंट नहीं आ रहा। ध्यान से देखिए, ये करंट आपका खत्म हो गया,
ये वाले पाथ से कोई करंट नहीं जा रहा, ये पाथ खत्म हो गया। दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखेगा, ये दोनों पाथ खत्म हो गए, लेकिन क्या अभी भी करंट फ्लो कर पाएगा? बिल्कुल करंट फ्लो करेगा। यहां पर देखिए, यहां से ये वाला ब्रुश तो सही है ना, यहां से 2IC करंट आ जाएगा और ये करंट ऐसे फ्लो कर जाएगा, ये करंट, और यहां से दे बेटा ये करंट आपका, यहां से IC करंट आएगा, यहां से IC करंट आएगा, और ये दोनों मिलकर 2IC फ्लो कर जाएंगे। अभी भी पावर ट्रांसफर हो पाएगी, पावर ट्रांसफर हो पाएगी, ठीक है। तो लैप वाइंडिंग में अगर आप कोई भी एक ब्रुश को हटाते हैं तो पावर ट्रांसफर हो सकती है, क्योंकि आपके पास अभी भी एक प्लस वाला ब्रुश, दो प्लस वाले ब्रुश और एक माइनस वाला ब्रुश सही है। माइनस वाला ब्रुश सही है और प्लस वाला भी सही है, माइनस और प्लस दोनों कनेक्ट रहेंगे और आपकी पावर ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और अब जो पावर ट्रांसफर होगी कितनी होगी, जरा हेलो, यहां से केवल IC करंट आएगा और यहां से IC करंट आएगा। तो यहां से अब जो है कितना करंट फ्लो करेगा, मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 4IC नहीं आएगा, कम ही जाएगा। ठीक है, यहां से जो करंट आएगा ध्यान से देखिए, यहां से अब IC करंट ही आएगा, यहां से भी IC करंट आएगा, यहां से भी IC करंट आएगा, यहां से भी IC करंट आएगा और यहां से भी IC करंट आएगा। और यहां से अब ये 2IC आ जाएगा, ये भी 2IC आ जाएगा और यहां से 2IC आ जाएगा। नाउ दिस इज नथिंग बट द 2IC, नाउ दिस इज नथिंग बट द, ये 2IC यहां से आएगा और आने के बाद ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो अभी भी आपका करंट फ्लो करेगा। तो पावर ट्रांसफर हो जाएगी। तो जो क्वेश्चन बनेगा वो लैप वाइंडिंग में ही बनेगा, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, ये मैंने आपको दिखा दिया कि आपका जो है रिमूवल ऑफ ब्रश किसमें संभव है, केवल लैप वाइंडिंग में संभव है। ये हम लोग देख रहे थे अभी कॉन्सेप्ट। अब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। नाउ यू कैन बी राइट डाउन द क्वेश्चन। तीन प्रकार का क्वेश्चन बनता है, या तो एक ब्रश हटाई जाएगी, या फिर दो एडजेसेंट ब्रश हटाई जाएंगी, या फिर अपोजिट ब्रश हटाई जाएंगी। इसके अलावा कोई तीसरा क्वेश्चन नहीं बनता, तीन ही क्वेश्चन बनेगा। चलिए, और एक ही क्वेश्चन में मैं सारी चीजें आपको करवा दूंगा, ठीक है। चलो, क्या आपको इतना समझ में आ रहा है कि ये जो हर एक पैरेलल पाथ के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो लोड के क्रॉस ही होगा, जितना एक पैरेलल पाथ में उतना लोड के क्रॉस वोल्टेज होगा। पैरेलल में पाथ है ना, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। ये मैं आपको कई बार दिखा चुका हूं, आप इसका अल्टरनेट फिगर भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए, जरा क्वेश्चन लिखिए। अब क्वेश्चन करवाता हूं, तीन क्वेश्चन बनते हैं, तीनों को मैं एक ही साथ करवा दे रहा हूं। लिखिए, ए फोर पोल, दिया होगा क्वेश्चन, ए फोर पोल, ए फोर पोल लैप वाउंड डीसी जनरेटर, ए फोर पोल लैप वाउंड डीसी जनरेटर। अच्छा, जब भी आपको जो है ए फोर पोल लैप वाउंड डीसी जनरेटर हैज डेवलप पावर, a four pole lap wound DC generator डेवलप पावर। अच्छा, डीसी जनरेटर में जो पावर बताई जाती है वो कौन सी पावर बताई जाती है? आउटपुट पावर। लोड के क्रॉस कितनी पावर डेवलप कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, ठीक है। डेवलप पावर करता है आउटपुट पावर से होता है, इनपुट पावर से नहीं होता कि वाइंडिंग में कौन सी पावर इनपुट हो रही है। ए फोर पोल लैप वाउंड डीसी जनरेटर डेवलप्ड पावर ऑफ
पावर ऑफ P वॉट। लोड की पावर को आपको P वॉट कंसीडर करना है, ठीक है। इसकी वैल्यू अभी निकालें कितनी है। एंड generated voltage and voltage of E volt, voltage of E volt, voltage of E volt। अच्छा, ये जो वोल्टेज दिया है ये कौन सा वोल्टेज दिया है? जनरेटर में जो वोल्टेज दिया होता है ये जनरेटेड वोल्टेज होता है, ये आपका आउटपुट वोल्टेज दिया है। आउटपुट के क्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज बता रहा है, बोल रहा है इफ केस नंबर 1, या फिर पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, if one brush is removed or damaged, कुछ भी बोल सकता है, damaged, then what is the change? What is the change in the voltage, voltage rating, current rating and power rating। तब आपके वोल्टेज, करंट और पावर रेटिंग में क्या फर्क आएगा एक ब्रुश डैमेज हो जाए। क्वेश्चन नंबर बी है, अगर दो एडजेसेंट ब्रुश डैमेज हो जाए, इफ the two adjacent brushes are removed or damaged, then what is the change in the voltage rating, current rating and power rating of the machine? और तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन जो इसमें बनेगा, इफ टू अपोजिट brushes are removed or damaged, then what will be the change in the voltage, current and power rating? ये तीन क्वेश्चन है, इनको वन बाय वन करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि जब सारी प्रोसेस चल रही हैं तब आपका जो है
वाइंडिंग के अक्रॉस कितना वोल्टेज अंदर जनरेट हो रहा है और वाइंडिंग में कितना करंट फ्लो कर रहा है। फिर एक ब्रश हटाएंगे, फिर एडजेसेंट ब्रश हटाएंगे, फिर अपोजिट ब्रश हटाएंगे। चलो, तो पहले जब सारी की सारी ब्रश है, पहले तो बात करें लैप वाइंडिंग है, लैप वाइंडिंग है, और लैप वाइंडिंग में जितने पोल की मशीन होती है उतनी ब्रशेस लगी होते थे। 4 पोल की मशीनरी है, 4 हमारे ब्रश होंगे और 4 ही पैरेलल पाथ होंगे। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन लैप वाइंडिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल, और जितने पोल जितने पैरेलल पाथ उतनी ब्रश। तो चलो क्वेश्चन मेरे ख्याल से लिख लिया होगा। पहले जब सारी ब्रशें लगी है तब देख लेते हैं। आउटपुट वोल्टेज दिया है ई, जब सारी ब्रशेज आपका है, 4 पोल का डीसी जनरेटर लैप वाइंडिंग है, आउटपुट पे कितनी पावर ट्रांसफर कर रहा है पी, और बेटा जो आपका लोड के क्रॉस वोल्टेज आ रहा है ई, जब सारी की सारी सही है, जब हमारा एक ब्रश हटेगी, 2 एडजेसेंट हटेंगे, अपोजिट हटेंगी, तब कितनी वोल्टेज करंट और पावर रेटिंग लोड में ट्रांसफर हो रही होगी। ठीक है, तो चलिए पहले हम ले रहे हैं दैट इज नथिंग बट द सोल्यूशन। दैट इज कितने पोल की मशीन है, P इज इक्वल टू 4 पोल की मशीन है। क्या बात करते हैं दैट इज ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, और कैसी वाइंडिंग की है, लैप वाइंडिंग है। लैप वाइंडिंग सो दैट नंबर ऑफ पैरेलल पाथ दैट इज ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा P, दैट इज इक्वल टू 4 पैरेलल पाथ होंगे, और जितने पैरेलल पाथ उतने ही नंबर ऑफ ब्रशेज, दैट इज नंबर ऑफ ब्रशेज भी कितना का रिक्वायरमेंट होगा, 4 ब्रशेज। नंबर ऑफ ब्रशेज भी कितनी हो गई, 4। चल बनाते हैं मशीन को। 4 पैरेलल पाथ होंगे और हर एक पैरेलल पाथ में नंबर ऑफ कॉइल या फिर कंडक्टर बराबर होंगे। चार ब्रशेज हैं, B1, B2 and B3। This is your B1, this is your B2 and this is B3 and this is B4। ठीक है, चार पैरेलल पाथ होंगे और हर एक पैरेलल पाथ में बराबर कंडक्टर मतलब कॉइल सेम है। तो ये मैं पहला पैरेलल पाथ बना रहा हूं। इसमें आपके पास कॉइल होगी, नंबर ऑफ कंडक्टर होंगे, उनसे कॉइल बना देंगे। ये दूसरा पैरेलल पाथ होगा। ठीक है, ये दूसरा पैरेलल पाथ होगा। नाउ दिस इज थर्ड पैरेलल पाथ। दिस इज द थर्ड पैरेलल पाथ।
This is the third parallel path. And this is your fourth parallel path. ठीक है, ये आपके पास चार पैरेलल पाथ होंगे. नाउ दिस इज कनेक्टेड लाइक दिस. यहां से इन दो ग्रुप्स को आपस में शॉर्ट करेंगे, B1 और B3, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल को बनाएंगे. ये आपके पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करेंगे. और B2 और B4 को मैं आपस में शॉर्ट करूंगा. और इनको मिला के निगेटिव टर्मिनल बनाऊंगा लोड का. यहां से निगेटिव निकलेगा और यहां से पॉजिटिव निकलेगा, और इनके बीच में लोड कनेक्ट होगा. नाउ दिस इज योर लोड. दिस इज योर लोड. इस फिगर को मैं कॉपी पेस्ट भी कर लेता हूं, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी, तो बार बार मैं बनाऊंगा नहीं, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लूंगा हर बार. अगले पेज पे यहां पर मैंने कॉपी कर ली. ठीक है, चलो. अभी सारी की सारी प्रोसेस सही है. अब ये बताइए, लोड के क्रॉस जो वो आउटपुट हमेशा जनरेटर में जो दिया होता है वो हमेशा आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट पावर दी होती है. अभी सारी की सारी प्रोसेस सही है. हाँ, लोड में जो पावर ट्रांसफर हो रही है उसको P से रिप्रेजेंट किया, इसकी वैल्यू निकालेंगे. और लोड के क्रॉस कितना वोल्टेज है? E. लोड के क्रॉस ये जनरेटर कितना वोल्टेज दिखा रहा है देखो. द वोल्टेज इज E वोल्ट. वोल्टेज इज E वोल्ट. वोल्टेज E है, और लोड की जो पावर है वो है P वॉट. P वॉट पावर ये क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है. P की वैल्यू निकालते हैं. अगर लोड के क्रॉस बेटा जनरेटर E वोल्ट जनरेट करे, तो हर एक पैरेलल पाथ के क्रॉस कितना वोल्टेज, या फिर हर एक वाइंडिंग में कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा होगा, ये बताइए. अच्छा, स्क्रीन नहीं चल रही है, एक मिनट. चलिए, अब दिख रही है आपको? चलिए, ये बताइए कि अगर जो है, अब सारी चीजें ओके हैं. चलिए, अब ये बताइए कि लोड के क्रॉस जनरेटर कितना वोल्टेज ट्रांसफर करा है? E. तो हर एक पैरेलल पाथ या फिर हर एक वाइंडिंग में कितना वोल्टेज इंड्यूस हुआ होगा, आइडियल कंडीशन मान के चल रहे, क्योंकि रेजिस्टेंस उसने दिया नहीं है. तो अगर लोड के क्रॉस E ट्रांसफर हो, तो हर एक पैरेलल पाथ में या फिर हर एक वाइंडिंग के क्रॉस कितना वोल्टेज जनरेट हुआ होगा? E. क्लियर है? या फिर इसी फिगर को आप ऐसे बना सकते हैं. हेलो, इसी फिगर को आप ऐसे बना सकते हैं. 1 2 3 4 4 पैरेलल पाथ होगा, और यहां पर ये लोड कनेक्ट है. लोड के क्रॉस E वोल्ट है, तो हर एक पैरेलल पाथ के क्रॉस भी कितना वोल्टेज आएगा? E वोल्ट. ये मैं बनवा चुका हूं कई बार. ठीक है, तो हर एक वाइंडिंग के क्रॉस कितना वोल्टेज जनरेट होगा? E. तो पहली चीज क्लियर है कि वाइंडिंग के क्रॉस जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है, हर एक वाइंडिंग के क्रॉस E वोल्टेज जनरेट हो रहा है. टर्मिनल वोल्टेज दिया था, जनरेटेड वोल्टेज निकाल दिया मैंने. हर एक वाइंडिंग के क्रॉस कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है? E. दिस इज E.
अगर हर एक वाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज जनरेट हो रहा है ई, तो हर एक वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न भी बराबर है, कॉइल भी बराबर है, तो करंट भी हर एक उसमें पैरेलल पाथ में बराबर फ्लो करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कंडक्टर विल बी सेम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं मान के चल रहा हूं कि हर एक पैरेलल पाथ में कितना करंट फ्लो कर रहा है। हेलो, हर एक पैरेलल पाथ में आईसी करंट है। डायरेक्शन यही होती है बेटा, यहां भी आईसी करंट, यहां पर आईसी करंट, और यहां पर आईसी करंट। ठीक है, ये दोनों आपके नेगेटिव टर्मिनल है, ये दोनों नेगेटिव, और ये लोड का प्लस है और ये लोड का माइनस टर्मिनल। ठीक है, टर्म पोलैरिटी बना देता हूं, यहां पर करंट ऐसे, तो ये जनरेटेड ईएमएफ ऐसा होगा। ठीक है, चलो अब करंट कैसे फ्लो कर रहा होगा ये बताइए। यहां से ये सारी प्रोसेस सही है, तो यहां से 2IC करंट आएगा, तो यहां से कितना करंट फ्लो करेगा? 2IC। दिस इज द 2IC। यहां से कितना करंट आ रहा होगा? 2IC। ठीक है, यहां से इन दोनों पास से कितना करंट कलेक्ट होगा? 2IC। और यहां पर कितना करंट फ्लो करेगा? 2IC। ये करंट आएगा 2IC, ये करंट आ जाएगा 2IC। तो लोड से बेटा कितना करंट पास करेगा? 4IC। लोड के करंट, हेलो, लोड से कितना करंट पास करेगा? लोड से जो करंट पास करेगा दैट इज नथिंग बट द, चलो लोड करंट को मैं बोल देता हूं I0, दिया नहीं मान लिया, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4IC। नाउ दिस इज नथिंग बट द I0। फोर आईसी। कितना करंट फ्लो करेगा लोड से? I0, जिसकी वैल्यू होगी 4IC। यहां लिख देता हूं, क्योंकि हमेशा लोड का करंट कैलकुलेट, हमेशा लोड की पावर आपको दी होती है, वोल्टेज दिया होता है। वोल्टेज दिया था तो अंदर वाइंडिंग में कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है, और हर वाइंडिंग में बराबर बराबर वोल्टेज, नंबर ऑफ कंडक्टर सेम है, तो करंट भी सेम होगा, कितना करंट फ्लो करेगा, करंट कैलकुलेट कर लिया। जब सारी प्रोसेस सही है तो कितना करंट फ्लो करेगा? ये 4IC करंट ऐसे आएगा, दिस इज 4IC। 4IC ऐसे आएगा, 4IC ऐसे आएगा, और यहां पर डिवाइड हो जाएगा, यहां पर आएगा 2IC, इन दो पाथ में डिवाइड होगा, दिस इज 2IC, दिस इज 2IC, दिस इज 2IC, दिस इज द 2IC, दिस इज द 2IC, और यहां से भी कितना करंट आएगा? 2IC। अरे करंट कैसे डिवाइड होगा बेटा? हेलो, ये जो 2IC करंट है ना, ये करंट 2IC करंट इन दोनों पाथ में डिवाइड हो जाएगा। ये जो 2IC करंट है ये आएगा, और IC यहां चला जाएगा, और IC करंट यहां चला जाएगा। ठीक है, ये जो 2IC करंट है ये यहां से कलेक्ट होगा, और IC इधर चला जाएगा, और IC इधर चला जाएगा, और यहां से बेटा ये IC आ रहा है, यहां से IC आया, और यहां से IC आया, और ये दोनों मिलकर कितना करंट बना देंगे? 2IC। दिस इज 2IC बना देंगे, और यहां से ये जो IC आएगा, और यहां से जो IC आएगा, ये दोनों मिलके कितना करंट बना देंगे? 2IC। ये कब फ्लो कर रहा है बेटा? ये जब मशीन बिल्कुल सही है, सारी प्रोसेस बिल्कुल सही है, ये 2IC करंट आ रहा है, यहां से 2IC करंट आएगा लाइक दिस। अच्छा, पावर बताइए, जब बिल्कुल सारी प्रोसेस सही, तो ये जो P पावर वॉट है, वोल्टेज मालूम है, करंट मालूम है, तो अगर मैं P की वैल्यू निकालूं, हटो वोल्टेज करंट के टर्म में, जो P पावर वॉट है, P पावर जो ट्रांसफर हो रही है, जो भी पावर ट्रांसफर हो रही है, वोल्टेज मालूम है, करंट मालूम है, तो पावर ट्रांसफर कितनी हो रही है निकालते हैं। वोल्टेज इंटू करंट, डीसी मशीन में पावर कितनी आएगी? वोल्टेज E, करंट कितना है? 4IC,
दिस इज द पावर ट्रांसफर, जिसको कि हम क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, पी। तो जब सारी बिल्कुल मशीन बिल्कुल सही है तो बेटा लोड में जो पावर ट्रांसफर पी उसकी वैल्यू कितनी है, 4E इंटू IC, इतना वॉट। वोल्टेज कितना ट्रांसफर हो रहा है, V। और बेटा जो लोड में करंट फ्लो कर रहा है I0, उसको मैं I0 से प्रिंट करूं, वो कितना, 4IC। ये सिचुएशन चल रही है, ये सिचुएशन चल रही है। अब आपने क्या किया, आपकी एक ब्रुश क्या हो गई है, आपने एक ब्रुश को हटा दिया है, एक ब्रुश को हटाया। केस नंबर 1 में कितनी ब्रुश को हटाया, केस नंबर 1 में एक ब्रुश को हटाया है, एक ब्रुश को हटाया, फिर एक ब्रुश डैमेज हो गया। ब्रुश को हटाते ही ये वाला पाथ ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहां पर कोई भी करंट नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा। तो मैं फिगर नंबर 1 बनाऊं, केस नंबर 1, व्हेन द वन ब्रुश इज रिमूविंग, तब लोड में कितना वोल्टेज जाएगा, लोड में कितनी पावर ट्रांसफर होगी। जब सारी ब्रुशेस सही, उसके कंपेयर में कितनी पावर ट्रांसफर होगी, कितना वोल्टेज रेटिंग होगी, कितनी करंट रेटिंग होगी। इस केस के रिस्पेक्ट में, हेलो, 4E इंटू IC को हम लोग P बोल रहे हैं। जब सारी ब्रुशेस सही है तो P पावर वॉट ट्रांसफर हो रही है, लोड के क्रॉस वोल्टेज कितना है, E। चलो आउटपुट वोल्टेज है ना, लोड के वोल्टेज को मैं बोल रहा हूं V0, जो कि E है। लोड की पावर दैट इज द P, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत। चलो अब हम लोग कह रहे हैं केस नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। तीन ही केस बनते हैं, तीनों केस में डिस्कस कर रहा हूं। तो जब सब कुछ सही है तो आपका जो है, जो लोड में करंट है, लोड करंट कितना है, 4IC। लोड का वोल्टेज कितना है, E। और लोड की पावर है जिसकी वैल्यू कितनी है, 4E इंटू IC। ये आपकी रेटिंग है जब सारी प्रोसेस आपकी बिल्कुल सही काम करेगी। करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग और पावर रेटिंग। दिस इज योर करंट रेटिंग, दिस इज द वोल्टेज रेटिंग एंड दिस इज द पावर रेटिंग, जब सारी प्रोसेस सही है। नाउ केस नंबर 1, केस नंबर 1, when one brush is removed, when brush is removed or damaged, तब आपकी वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग और पावर रेटिंग देख रहे हैं, ठीक है। चलो नाउ आई कैन बी मेक द फिगर। नाउ आई कैन बी टेक द फिगर लाइक दिस। नाउ दिस इज द फिगर, ठीक है। एक ब्रुश आपकी डैमेज हो गई। ये बताइए हर एक वाइंडिंग में कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा था, पहले मुझको ये बताइए। ये जो आपके पास बिल्कुल सही चल रहा है ना, एक ब्रुश मान लीजिए गलती से हट गई, हर एक वाइंडिंग में कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है, ये बताओ। ये आपने निकाल लिया है, जो आपका डीसी जनरेटर है उसके अंदर कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है, उसमें ई जनरेट हो रहा है, ये आपका फिक्स है ना। दिस इज फिक्स। जब मोटर सही होती है, फिर आपका जनरेटर सही है, तो आपका लोड के क्रॉस कितना वोल्टेज जनरेट कर रहा था, ई। वहां से हमने जनरेटेड वोल्टेज निकाल लिया कि हर एक वाइंडिंग में कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है, ई जनरेट हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब एक ब्रुश डैमेज होने वाली है ना, हर एक वाइंडिंग में कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है, ई। तो मुझे आपके लोड की आउटपुट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग, जब एक ब्रुश आपकी डैमेज हो जाएगी तो वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग और पावर रेटिंग बतानी है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। आपका जो ये डीसी जनरेटर लिया है, इस डीसी जनरेटर के अंदर जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है वाइंडिंग में, वो है ई। ई विल बी देयर, ये फिक्स है। जनरेटेड वोल्टेज आपका फिक्स है, ठीक है। अब मेरा एक ब्रुश डैमेज हो गया, नाउ आई कैन बी डैमेज द वन ब्रुश। एक ब्रुश को मैं हटा रहा हूं, मान लो B1 हटा रहा हूं, वन ब्रुश हटा रहा हूं। नाउ आई कैन बी रिमूव द, लेट B2, किसको हटाना चाहते हो, B1 को कि B2 को, तुम लोग बताओ किसको हटाना चाहोगे। B2 को हटाना चाहते हो, चलो लेट B2 इज रिमूव्ड, रिमूव्ड और डैमेज। चलो इसको मैंने हटा दिया। जैसे ही आपका ब्रुश B2 हट जाएगा तो ये वाला पाथ ओपन हो जाएगा, दिखा आपको, पाथ ओपन हो जाएगा। जब ये पाथ ओपन हो जाएगा तो क्या यहां पर इस वाली वाइंडिंग में कोई करंट फ्लो कर पाएगा,
इस वाली वाइंडिंग में कोई करंट फ्लो कर पाएगा? भाई यहाँ वोल्टेज तो इंड्यूस है, लेकिन ये पाथ ही कंप्लीट नहीं तो करंट थोड़ा फ्लो कर पाएगा। ये भी पाथ कंप्लीट नहीं तो करंट थोड़ा फ्लो, लेकिन आप देखें ये पाथ कंप्लीट है ना, ये पाथ कंप्लीट है, ईएमएफ जनरेट हो रहा है रजे, हेलो, ईएमएफ उतना ही जनरेट हो रहा है जितना हम निकाल चुके हैं पहले। जैसे ये वाली वाइंडिंग डैमेज हुई तो क्या ईएमएफ बदल जाएगा? क्या फ्लक्स भाई आपका सेम है? ठीक है, फ्लक्स सेम है तो ईएमएफ की वैल्यू भी क्या रहेगी? सेम। डीसी मशीन में मान लो कोई ब्रश चलते चलते डैमेज हो गई तो क्या पोल से जो फ्लक्स आ रहा है, एक्साइटेशन, एक्साइटेशन जो आप दे रहे हैं वो मान ली सेपरेटली एक्साइटेड है, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ भी चेंज नहीं होगा। ईएमएफ की वैल्यू सेम है, नंबर ऑफ कंडक्टर भी अभी भी सेम है, तो यहां भी करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। ध्यान से देखिएगा, नाउ करंट इज लाइक दिस, करंट विल बी सेम इन दिस पाथ। करंट, ये पाथ कंप्लीट है तो यहां करंट फ्लो करेगा, कितना करंट? सेम करंट। यहां भी करंट क्या करेगा? फ्लो करेगा, लेकिन यहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा इन दोनों वाइंडिंग में। ये तो ओपन हो गई। अब ये करंट अपने पाथ को कैसे कंप्लीट करेगा? हेलो, ध्यान से देखिए, हेलो, ये करंट कैसे अपने पाथ को कंप्लीट करेगा? ये करंट ऐसे आएगा, नाउ दिस करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, यहां से आईसी करंट आएगा और यहां से कौन सा करंट आएगा? यहां से भी आईसी करंट आएगा। ठीक है, चलो, नाउ दिस इज द आईसी करंट इज फ्लोइंग हियर, आईसी करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, this is IC and this is IC. Now this is 2IC. लोड से आप कितना करंट, जैसी एक ब्रश डैमेज होगी, लोड का जो करंट है, एक ब्रश हटाने के बाद जो लोड का करंट है वो कितना हो जाएगा? 2IC। चलो, इस बार जब एक ब्रश हटा दी तब लोड का जो करंट है उसको हम लोग I1 मान लेते हैं। I1 की वैल्यू कितनी है? 2IC। जैसे लोड के करंट को हम I1 मान लेते, एक ब्रश हटाई ना इसलिए 1 लिखा है, I1 लिखा है। I1 मतलब एक ब्रश हटाने के बाद लोड में जो करंट रेटिंग आपकी जो है, हेलो, जब सारी ब्रश सही थी तो करंट रेटिंग कितनी थी? 4IC। अब कितनी रहेगी एक ब्रश हटाने के बाद? जब एक ब्रश हटेगी तो कितने पैरेलल पाथ को इफेक्ट करेगी? दो पैरेलल पाथ, दो पैरेलल पाथ का करंट, एक ब्रश हटाने में दो पैरेलल पाथ का करंट 0 हो जाएगा, इसलिए करंट रेटिंग हाफ हो जाएगी। पहले 4IC थी, अब कितनी है? 2IC। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि आपका लैप वाइंडिंग में हर एक ब्रश दो पैरेलल पाथ से अटैच होती है, तो दो पैरेलल पाथ को इफेक्ट करेगी। एक ब्रश डैमेज मतलब दो पैरेलल पाथ का करंट गोल, तो आपकी करंट रेटिंग तो आधी हो गई। अच्छा, वोल्टेज रेटिंग कितनी होगी जरा बताओ? वोल्टेज रेटिंग, हेलो, जितना ये चारों के चारों पैरेलल पाथ क्या है? पैरेलल में कनेक्ट है लोड के साथ, तो हर एक पैरेलल पाथ के क्रॉस वोल्टेज रेटिंग में कोई इफेक्ट पड़ा क्या? ई है, ई है तो इसके क्रॉस भी कितना वोल्टेज? ई। आप इसको अगर निकालना चाहे तो किसी को भी ग्राउंड मान लो, ये ग्राउंड है तो ये आपका ये ग्राउंड हो जाएगा, दिस इज द ग्राउंड, और ये आपका ई वोल्ट है तो ये आपका जो है पहुंच जाएगा, ई विल बी देयर। तो वोल्टेज रेटिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पैरेलल पाथ में वोल्टेज, ये पाथ, ये पाथ, ये पाथ, ये सारे के सारे पाथ के लोड के साथ पैरेलल में हैं, तो जितना एक पैरेलल पाथ के क्रॉस उतना ही लोड के क्रॉस वोल्टेज। वोल्टेज रेटिंग में कोई फर्क नहीं आएगा, तो लोड के क्रॉस वोल्टेज तो अभी भी ई ही जनरेट होगा। एक ब्रश हटाने के बाद वोल्टेज रेटिंग तो ई ही रहेगी। चलो, इसको मैं दिखा भी देता हूं ना, ये वाला पैरेलल पाथ खत्म हो गया। ठीक है, पावर में क्या फर्क आएगा? पावर, हेलो, एक ब्रश हटाने के बाद पावर रेटिंग क्या होगी? V1 इंटू I1। वोल्टेज रेटिंग में तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन करंट रेटिंग तो आधी हो गई भाई साहब, तो पावर भी क्या हो जाएगी? 3I इंटू IC। एक ब्रश हटाने के बाद दिस इज योर पावर रेटिंग, दिस इज योर वोल्टेज रेटिंग एंड दिस इज योर करंट रेटिंग। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं मेरे भाई, हेलो, अगर मैं लिखना चाहूं, एक ब्रश हटाने के बाद जो आपकी करंट रेटिंग है I1 वो है 2IC, वोल्टेज रेटिंग है E एंड दैट इज पावर रेटिंग है 2E इंटू IC। जब सारी ब्रश सही थी उसके टर्म में बताइए चलो, हेलो, जब सारी ब्रश सही थी तब करंट रेटिंग थी I0, जब एक ब्रश हटा दी तो करंट रेटिंग दैट इज 2IC। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन? हेलो, व्हाट द रिलेशन? जब आप एक ब्रश हटाएंगे तो जो करंट रेटिंग है वो आपकी पहले करंट रेटिंग क्या हो जाएगी? पहले की आधी हो जाएगी। क्लियर है क्या? तो मैं लिख सकता हूं क्या इन दोनों के बीच में रिलेशन?
एक ब्रुश हटाने के बाद करंट रेटिंग, और जब सारी ब्रुशेस सही चल रही थी तब रेटिंग, क्या रिलेशन है इसमें से इसको डिवाइड I1 बाई आई नॉट कर दो, I1 बाई आई नॉट करोगे तो कितना रहेगा 1, दैट इज नथिंग बट द, दिस इज नथिंग बट द आपके पास आने वाला है जो करंट रेटिंग है वो इसकी, दिस इज नथिंग बट द हाफ हो जाएगी, I1 आई नॉट का आधा हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में, करंट रेटिंग आधी हो गई, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वोल्टेज रेटिंग में कोई फर्क नहीं है, वोल्टेज रेटिंग तो वही रही, और ये जो पावर रेटिंग, हेलो पावर P1 पावर रेटिंग पहले की क्या हो गई, आधी हो गई, P1 P/2 हो गई। क्या इतना समझ में आया जो मैंने लिखा है? जो मैंने लिखा है क्या आपको समझ में आ रहा है? करंट रेटिंग आधी हो जाएगी, वोल्टेज रेटिंग में कोई फर्क नहीं, और पावर रेटिंग आधी हो जाएगी जब आप एक ब्रुश हटाएंगे। अब आप बात करते हैं केस नंबर 2 पे। दिस इज द रिजल्ट जो मैं आपको बताना चाहता था। एक ब्रुश जब आप हटाएंगे तो वोल्टेज रेटिंग में कोई फर्क नहीं आएगा, करंट रेटिंग आपकी आधी हो जाएगी, और पावर रेटिंग, करंट आधा हुआ तो पावर भी आधा हो जाएगा क्योंकि वोल्टेज में चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, अब केस नंबर 2 क्या था, दो एडजेसेंट, इफ टू एडजेसेंट, दो अगल बगल वाली ब्रशेस को हटाना, अगल बगल वाली, दो अगल बगल, ठीक है। अगल बगल का मतलब है कि आप B1 और B2 को भी हटा सकते हो, B1 और B4 को भी हटा सकते हो, दोनों में से कोई एक हटा लो। ठीक है, किसको हटाना चाहोगे, B1 B2 हटा दें, अगल बगल एडजेसेंट उसको हटा देते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2, तब वोल्टेज और करंट रेटिंग में क्या इफेक्ट आएगा, व्हेन टू एडजेसेंट brushes, that is B1 and B2 are removed or damaged। दो एडजेसेंट ब्रुश को मैं डैमेज करने जा रहा हूं। ठीक है, चलो दो एडजेसेंट ब्रुश को डैमेज कर दीजिए, ये प्लस था ये माइनस था, और ये दोनों माइनस वाले टर्मिनल थे, ये माइनस था और ये माइनस था। यहां भी बना देता हूं, यहां पर ये माइनस वाली ब्रुश थी, ये प्लस थे, दिस इज द माइनस। ठीक है, दो ब्रुश से रिमूव कर रहा हूं। चलो वाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज तो सेम है, हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, हर एक वाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज कितना है, E। ये माइनस वाली ब्रुश है। ठीक है, चलो दो ब्रुशेज हटा रहा हूं, नाउ आई कैन बी रिमूव द टू ब्रुशेज। एक तो मैंने B1 को हटाया, एडजेसेंट अगल बगल वाली को हटाना है, और एक मैंने B2 को हटाया, दो को हटाना था, दो को मैंने हटा दिया। जैसे आप दो ब्रुशेज को हटाएंगे तो ये बताइए, ये वाली वाइंडिंग ओपन है, इसमें कोई भी करंट नहीं आएगा, ये वाली वाइंडिंग ओपन है, इसमें भी कोई करंट, ये वाइंडिंग ओपन है इसमें, लेकिन ये वाइंडिंग तो क्लोज है ना, हेलो ये वाइंडिंग क्लोज है ना, हेलो देखिए पाथ कंप्लीट है मेरे भाई, पाथ कंप्लीट है ये वाला। आपको अगर मैं दिखाना चाहूं, देखो मैं दिखा देता हूं, ये वाला पाथ कंप्लीट है, यहां देखो ये वाली ब्रुश ओपन है, ये वाली ब्रुश ओपन है, ये वाली ब्रुश ओपन है, ये पाथ ओपन है, लेकिन अभी भी सोर्स लोड से कनेक्ट है, दिख रहा है। नाउ दिस वाइंडिंग इज कंप्लीटेड हिज पाथ लाइक दिस, दिख रहा है, करंट फ्लो करेगा। चलो तो मैं आपको दिखा दिया था, चलो नाउ यहां पर आप देखेंगे ये वाला पाथ कंप्लीट है, नाउ दिस पाथ, ओनली दिस पाथ विल बी कंप्लीटेड।
तो ईएमएफ सेम है, कंडक्टर सेम है, तो करंट सेम होगा। व्हाट इज द करंट? आईसी। केवल यहीं से करंट फ्लो करेगा और किसी में भी करंट फ्लो नहीं करेगा। यहां पर 0 एम्पियर का करंट है क्योंकि ये वाइंडिंग ओपन है। 0 एम्पियर, नो करंट। ठीक है, तो इनको मैं दिखाने से अच्छा ना ही दिखाऊं तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। केवल एक ही पाथ कंप्लीट है, तो एक ही पाथ कंप्लीट है तो करंट फ्लो करेगा। और ये करंट कैसे अपने पाथ को कंप्लीट करेगा? दिस कंप्लीट हिज पाथ लाइक दिस। यहां से आईसी करंट आएगा और नाउ दिस आईसी करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस। दिस इज द आईसी, दिस इज योर आईसी, दिस इज योर आईसी। और बेटा इस बार दो ब्रूश हटाइए तो लोड करंट को मैं I2 बोल रहा हूं, I2। और कितना करंट पास करा? आईसी। दो ब्रूश हटाइए I2, तो लोड करंट को आईसी, दिस इज आईसी, दिस इज आईसी, दिस इज आईसी, दिस इज आईसी एंड दिस इज योर आईसी। और ये करंट अपने पाथ को ऐसे कंप्लीट करेगा। नाउ दिस इज कंप्लीटिंग लाइक दिस। ठीक है, दिस इज कंप्लीटिंग लाइक दिस। ठीक है, इस तरह करंट आपका फ्लो करेगा। अच्छा, लोड के क्रॉस अभी भी वोल्टेज बताओ। हेलो, दिखा देता हूं लोड के क्रॉस वोल्टेज। ये देखिए जरा, लोड के क्रॉस वोल्टेज, ये ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, और ये भी ओपन है, ये भी ओपन है। बताओ जरा कितना वोल्टेज आएगा लोड के क्रॉस? हेलो, ये वाइंडिंग, हेलो, ये वाला टर्मिनल, ये निगेटिव वाला टर्मिनल किससे कनेक्ट है? यहां से कनेक्ट है। और ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल यहां से। तो ये पूरा पूरा जो ई वोल्टेज है वही लोड के क्रॉस जाएगा। दिख रहा होगा, ये जो वाइंडिंग है यही आपका इसके क्रॉस कनेक्ट और यही करंट फ्लो करा रही है। दिख रहा है? केवीएल लगा लो भाई, केवीएल लगा लो। यहां से चलो, माइनस साइन मिलेगा। यहाँ पर लोड का वोल्टेज मान लो V2 मान लो, यहाँ पर माइनस साइन मिलेगा और यहाँ प्लस साइन मिलेगा। तो माइनस ई प्लस V2 इक्वल टू 0, तो V2 इज इक्वल टू ई हो जाएगा। और वैसे भी पैरेलल पाथ है भाई, वोल्टेज सेम होता है। पैरेलल पाथ में वोल्टेज सेम होता है, ये पाथ पैरेलल में लगे हैं सब। ठीक है, तो नाउ व्हाट इज द वोल्टेज? लोड के क्रॉस वोल्टेज V2 है, जब दो ब्रूश रही वो कितना रहा है? ई। चलो, तो वोल्टेज रेटिंग बताओ जरा, जब दो ब्रूश हटा दी है तो वोल्टेज रेटिंग ई है अभी भी। करंट रेटिंग कितनी है? आईसी। पावर रेटिंग P2, V2 इंटू आई टी। कितना है बेटा? ये E इंटू आईसी वॉट। तो ये बताइए, पावर रेटिंग तो 1/4 रह गई। हेलो, केवल एक ही पाथ, चार पैरेलल पाथ थे ना, केवल एक ही पाथ आपका वर्किंग है, तो 1/4 पावर रह जाएगी। पिछली बार कितने पाथ वर्किंग थे? दो पाथ। पहले जब सारे पुछते तो चारों के साथ वर्किंग। जितनी पावर ये ट्रांसफर करेगा उतना ये, उतना ये, उतना ये, तो दैट इज नथिंग बट द 4 इंटू आईसी ना। हर एक पाथ ई इंटू आईसी ट्रांसफर कर रहा है, हर एक पाथ ई इंटू आईसी, ई इंटू आईसी, ई इंटू आईसी। तो पावर कितनी थी? 4 इंटू ई इंटू आईसी। वोल्टेज तो पैरेलल में सेम होता है और हर एक पाथ वर्किंग था, तो यहां से भी आईसी आईसी आईसी, और ये पैरेलल में है तो आपका पैरेलल में करंट ऐड हो जाता है, तो लोड से 4 आईसी। लेकिन जब एक ब्रूश हटाई तो दो पैरेलल पाथ रिमूव हो गए। एक ब्रूश से दो पैरेलल पाथ हटते हैं तो दो ही वर्किंग है, तो दो ही से करंट ट्रांसफर होगी 2 आईसी, करंट आधा बचा। वोल्टेज रेटिंग तो सेम रहेगी, पावर भी आधी हो जाएगी, दो ही पैरेलल पाथ वर्किंग। लेकिन इस बार कितने पैरेलल पाथ उड़ गए? 1 2 3 पैरेलल पाथ उठ गए, तो केवल एक ही पैरेलल पाथ आपका जो है वर्किंग है। तो आपका करंट केवल कितनी बचेगी? आईसी। पहले कितनी थी? 4 आईसी, अब कितनी है आईसी? तो कितना? चौथाई करंट बचा। वोल्टेज रेटिंग सेम है, करंट आपका कितना हो गया? चौथाई हो गया, और पावर भी क्या हो गई? चौथाई हो गई। तो लिखना चाहो तो मैं लिख देता हूं, V2 V0 के बराबर है, जो कि है E। वोल्टेज रेटिंग में कोई फर्क नहीं आया। करंट रेटिंग I2, दो जब ब्रूश हटाई तो बेटा कितना हो गया? चौथाई करंट। पहले कितना करंट था? I0 की वैल्यू कितनी थी? 4 आईसी। अब कितना करंट बचा? आईसी। तो जरा I2 डिवाइडेड बाई I0 निकालोगे तो कितना आएगा? 1/4। तो जो I2 है करंट रेटिंग चौथाई रहेगा। और पावर रेटिंग, दो ब्रूश हटाने पे जो पावर रेटिंग है
P/4 हो जाएगी। P/4 का मतलब E इंटू IC। P की वैल्यू थी 4 E इंटू IC, 4 से डिवाइड हो जाएगा तो E इंटू IC रह जाएगी। I0 की वैल्यू थी 4 IC, तो कितनी बच गई? 4 से डिवाइड, दिस इज द IC। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जब आप दो एडजेसेंट ग्रुप्स हटाएंगे तो वोल्टेज रेटिंग में कोई फर्क नहीं रहेगा, करंट रेटिंग चौथाई हो जाएगी और पावर रेटिंग भी चौथाई हो जाएगी। अब बात कर रहे हैं दैट इज नथिंग बट द दो अपोजिट ग्रुप्स को हटाने पे क्या होगा? अपोजिट बताओ जरा, दो अपोजिट ग्रुप्स हटा दोगे तो क्या होगा? व्हाट इज द वोल्टेज रेटिंग, व्हाट इज द करंट रेटिंग एंड व्हाट इज द पावर रेटिंग? दो अपोजिट ग्रुप्स को हटाने पे क्या होगा? हाँ, वोल्टेज इज जीरो, करंट इज जीरो एंड पावर इज जीरो। वेरी गुड। तो केस नंबर 3 पे चल रहे हैं। When two opposite ब्रुशेज, अपोजिट में B1 B3, हेलो, अपोजिट में कौन कौन से, अपोजिट में कौन कौन से उड़ा सकते हैं? B1 और B3 उड़ा सकते हैं और B2 और B4 उड़ा सकते हैं, दो में से एक। अपोजिट ब्रुश को, टू अपोजिट ब्रुशेज B1 और B3 को उड़ा देते हैं। अपोजिट ब्रुशेज दैट इज B1 and B3 are removed or damaged। चलो, नाउ दिस इज योर फिगर। ठीक है, हर एक वाइंडिंग के क्रॉस कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा था? E। E will be there, E will be there। ये तो बेटा डिपेंड कर, जनरेटर में हम रोटेट कर रहे हैं, फ्लक्स कट हो रहा है, ईएमएफ जनरेट हो रहा है। नाउ दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव ब्रुश एंड दिस इज नेगेटिव। दो अपोजिट ब्रुश को हटा देता हूं, B1 और B3, दो अपोजिट हटा दिया, दो को हटा दिया। इनको जैसे आपने हटाया, हेलो, जैसे ही हटाया तो आप देखेंगे कि अब आपका जो है कोई भी जो है वाइंडिंग कनेक्ट नहीं है। हेलो, दो ब्रुश, दो पैरेलल पाथ को, तो बेटा ये वाली ब्रुश हटाते ये दोनों पैरेलल पाथ का करंट जीरो हो गया, ये दोनों पैरेलल पाथ ओपन हो गए। और इस ब्रुश को हटाते हुए ये दोनों पैरेलल पाथ, तो क्या चारों पैरेलल पाथ ओपन हो गए क्या? हेलो, यहां पर ये जो ब्रुश है, एक ब्रुश अगर हटाएंगे, ये वाली ब्रुश थी, इसको हटाते ही ये दोनों वाइंडिंग ओपन हो गए, ये दोनों, यहां पर कोई भी करंट नहीं आएगा। और ये वाली जो ब्रुश थी ना, इसके अपोजिट, इसको हटाते ही ये दोनों पाथ भी ओपन हो जाएंगे। तो क्या चारों चारों पाथ ओपन हो गए क्या? कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। क्या अब मेरा जो है कोई भी वाइंडिंग कनेक्ट है क्या? देखो मैं दिखा देता हूं, ये ओपन हो गई ना, ये ओपन हो गई, ये पाथ खत्म, ये पाथ खत्म। तो क्या मेरा अब लोड सोर्स से कनेक्ट है? हाँ, क्या मेरी कोई भी वाइंडिंग कनेक्ट है? भाई निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होने से क्या मतलब, निगेटिव से ही तो कनेक्ट है ना। करंट फ्लो कराने के लिए पॉजिटिव से, पॉजिटिव वाले तोड़ गए, ठीक है, पॉजिटिव, तो आपका करंट ट्रांसफर हो नहीं पाएगी। दिस इज द सिचुएशन। जैसी दो ब्रुश उड़ाएंगे, चारों चारों पैरेलल पाथ ओपन हो जाएंगे। तो दैट इज, इस केस में जब आपने दो ब्रुशेज, दो अपोजिट ब्रुशेज उड़ाई हैं, तो लोड करंट कितना होगा? केस नंबर 3 में करंट इज जीरो, व्हाट इज द वोल्टेज? जीरो, एंड व्हाट इज द पावर? 0 watt। दिस इज नथिंग बट द 0 watt। हेलो,
ठीक है। तो इस केस में आपका जो है, जब भी अपोजिट उसको हटाएंगे तो दैट इज नो लोड विल बी डिस्कनेक्टेड। लिख देता हूं, इन दिस केस, इन दिस केस load is disconnected, it is not connected to the source। किसी भी वाइंडिंग से लोड कनेक्ट, लोड इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द मशीन, लोड इज disconnected from the DC machine so that current rating is 0, voltage rating is 0 and power rating is 0 in this case। ठीक है, सब कुछ 0 हो जाएगा because load is not connected to the source, load is disconnected from the machine। लोड कनेक्ट होने का मतलब कि पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए, निगेटिव से बस कनेक्ट कर दोगे मशीन के, लोड केवल मशीन के निगेटिव से ही तो कनेक्ट है, पॉजिटिव से तुमने कनेक्ट ही क्या किया, जब तक पॉजिटिव कनेक्ट तो मशीन से कनेक्ट ही नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि डीसी मशीन में हम केवल और केवल कंडक्टर का रजिस्टेंस, डीसी मशीन के अंदर एसी जनरेट होता है कंडक्टर में, लेकिन उसके बावजूद हम लोग जो है आपके कंडक्टर का केवल रजिस्टेंस ही आपका कंसीडर करते हैं। इस चीज को बताने के लिए मुझे आपको जो है वेव फॉर्म का शेप बताना पड़ेगा। डीसी मशीन के अंदर प्योरली साइनोसॉइडल एसी वोल्टेज जनरेट नहीं होता है। डीसी मशीन के अंदर आप देखेंगे जितनी भी एसी मशीन होगी, एसी मशीन के अंदर जो वोल्टेज जनरेट होता है कंडक्टर में वो परफेक्टली साइनोसॉइडल होता है। और अगर परफेक्टली साइनोसॉइडल है तो रजिस्टेंस के साथ साथ आप रिएक्टेंस भी कंसीडर करते हैं। लेकिन डीसी मशीन में जो कंडक्टर के अंदर एसी वोल्टेज जनरेट होगा वो आपका ट्रापाजॉइड होता है। ट्रापाजॉइड कैसा होता है? ट्रापाजॉइड शेप का होता है, ठीक है। और ट्रापाजॉइड शेप होने की वजह से, क्योंकि जो हम पोल आर्क और पोल पिच का जो रेशियो रखते हैं वो 70 के, मैंने बताया था 70% होता है। पोल पिच होती है 180 डिग्री, लेकिन हम जो है जो उसका पोल आर्क होता है वो केवल और केवल आपका उसका 70% रखते हैं। और जो एयर गैप होता है वो यूनिफॉर्मली होता है, तो 70% तक जो वोल्टेज होता है वो बिल्कुल कांस्टेंट वोल्टेज होता है। कैसा वोल्टेज होगा? कांस्टेंट। और बाकी वोल्टेज 0 होगा। तो ये साइनोसोडल शेप ही नहीं होता। अगर साइनोसोडल शेप नहीं है, मोस्ट ऑफ द जो वोल्टेज जनरेट हुआ है उसमें डीसी कंपोनेंट इज वेरी वेरी हाई, और डीसी कंपोनेंट ज्यादा होने की वजह से वी विल कंसीडर ओनली द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसको मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। लिखिए द वे, लिखिए जरा। अब हम लोग डीसी मशीन में जो ईएमएफ जनरेट होता है उसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करने जा रहे हैं। देखिए यहां से आपको चीजें समझ में आना स्टार्ट होंगी। क्यों हम लोग? क्योंकि इसका आंसर आपको किसी किताब में मिलेगा नहीं। आप चाहे किसी भी किताब, किसी भी टीचर को देख लीजिए, चाहे यूट्यूब देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएगा कि डीसी मशीन के अंदर एसी जनरेट होता है लेकिन रजिस्टर ही क्यों लिया जाता है। उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। लिखिए ईएमएफ वेव फॉर्म, जो भी आपका ईएमएफ जनरेट होता है डीसी मशीन के अंदर उसकी वेव फॉर्म, द वेव फॉर्म of induced EMF in the armature conductor in the DC machine। डीसी मशीन के आर्मेचर के जो कंडक्टर होते हैं उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसकी वेव फॉर्म क्या होती है? फ्लैट टॉप होता है। मेरे ख्याल से जब सिंक्रोनस मशीन आपको पढ़ा रहे थे तो उन्होंने शायद बताया होगा कि एसी वोल्टेज कैसे जनरेट करते हैं। एसी वोल्टेज के लिए हम क्या करते हैं कि जो पोल होते हैं उनको हम थोड़ा सा एयर गैप जो है, पहले क्या होता है, पहले एयर गैप ज्यादा होता है और सेंटर में आते आते जो एयर गैप होता है कम होता है, उनको बोलते हैं चैम्पर्ड पोल यूज करते हैं। कैसे करते हैं? चैम्पर्ड। क्या बताया ये आपको सर ने? एसी मशीन में जो पोल्स होते हैं वो चैम्पर्ड होते हैं।
स्टार्टिंग में एयर गैप ज्यादा होता है और जैसे जैसे सेंटर पे आते एयर गैप कम हो जाता है। तो स्टार्टिंग में एयर गैप ज्यादा, रिलेक्टेंस ज्यादा, तो फ्लक्स की वैल्यू कम, और जैसे जैसे सेंटर में आते जाएंगे तो रिलेक्टेंस कम हो जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। और फिर उसके बाद आपका दैट इज एयर गैप बढ़ने लगेगा तो फिर से फ्लक्स की वैल्यू क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो साइनोसॉइडल में क्या होता है, साइनोसॉइडल में पहले जीरो होता है, फिर मैक्सिमम होता है, फिर जीरो होता है। लेकिन डीसी मशीन में ऐसा नहीं होता। डीसी मशीन में जो पोल आर्क होगी वहां पर पूरे के पूरे पोल आर्क में एयर गैप बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। एयर गैप अगर कांस्टेंट है तो रिलेक्टेंस कांस्टेंट है। हर एक वो 70% में हमेशा कैसा होगा, कांस्टेंट वोल्टेज विल बी देयर, नो इंक्रीजिंग वोल्टेज विल बी जनरेटेड। ठीक है, हमेशा कैसा वोल्टेज, कांस्टेंट। और आपका 70% के बाद जब हम जो है क्वाड्रेचर एक्सिस की तरफ जाएंगे तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कल एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। कल मैं इस चीज को आपको मैं ट्रपेजॉइड शेप दिखाऊंगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो बेटा जो है, हेलो, डायनेमिकली डीसी मशीन में डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ होता है, और ई जो होता है वो होता है VLB साइन थीटा। जैसा शेप ई का होगा वैसा ही आपका फ्लक्स डेंसिटी का शेप होगा। तो ट्रपेजॉइड फ्लक्स डेंसिटी जनरेट होती है डीसी मशीन के अंदर, वहीं आपकी एसी मशीन के अंदर साइनोसॉइडल फ्लक्स डेंसिटी होती है, जिसकी वजह से ईएमएफ जैसा से फ्लक्स डेंसिटी का वैसा ही ईएमएफ का। और फ्लक्स डेंसिटी वहां पर कैसी होती है, चैम्पर्ड पोल शूज होते हैं या फिर चैम्पर्ड पोल होते हैं, जिसकी वजह से वहां साइनोसॉइडल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन साइनोसॉइडल, तो ईएमएफ भी साइनोसॉइडल होगा। इफ साइनोसॉइडल ईएमएफ विल बी देयर, तो 100% रिएक्टेंस विल बी देयर। If DC nature will be there in the waveform, then the DC के केस में we will only go for the resistance of the conductor will be there। इसको मैं बना के दिखाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। तो एक बार आप पढ़ के आइएगा सिंक्रोनस मशीन का कि एसी और चैम्पर्ड क्या होता है कल, लेकिन मैं इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, कल के बाद फिर हम लोग इक्विवेलेंट डायग्राम पे जो है अपने कंसंट्रेट करेंगे कि भाई इक्विवेलेंट डायग्राम कैसा होता है और कैसे हम बनाते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।